देखिए आईपीसी में आपका ये क्वेश्चन बनाइए तो प्रश्न बना लीजिए भाई। इधर जो आपका अब तक पढ़ाया गया है सामान्य सिद्धांत, इसमें आपका एक या दो क्वेश्चन आजकल बन रहा है महत्वपूर्ण। तो एक एक क्वेश्चन आपका बने। इधर जो पढ़ाया गया भाई टिप्पणी में बनता है। प्रयास ये करना है कि हर हाल में 2 पेज में से निपटा देना है, यानी कि 2 पेज से अधिक नहीं लिखना है, ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि टिप्पणी में ही आपका मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनाइए आपका, निर्दोषिता की उपधारणा पर टिप्पणी लिखिए। निर्दोषिता की उपधारणा, देखिए जो आ सकता है वहीं लिखवा जा रहा है भाई, 2-3 इसमें छोड़ना भी है। जो पढ़ाया गया है वह प्री के लिए केवल काम करेगा। लिखिए निर्दोषिता की उपधारणा या प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस कहा जाता है, वही टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। लिखिए आपका हेडिंग आपका डाल देना है निर्दोषता की उपधारणा, और उसके बाद आपका लिखना शुरू कर देना है। लिखिए लिखिए कॉमन लॉ बताया गया था भाई, यानी कि इंग्लैंड की सामान्य विधि। लिखिए कॉमन लॉ का यह सुप्रसिद्ध सिद्धांत है कि कॉमन लॉ का यह सुप्रसिद्ध सिद्धांत है कि प्रत्येक अभियुक्त को प्रत्येक अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाए, यानी कि इनोसेंस, प्रत्येक अभियुक्त को माने एक्यूट को तब तक निर्दोष माना जाए जब तक कि उसका दोष साबित न हो जाए। जब तक कि उसका दोष साबित न हो जाए। खड़ी पैर देकर इसी लाइन में लिखिएगा, मैंने फुल स्टॉप देकर इसी लाइन में लिखिएगा। जहाँ पैराग्राफ चेंज करना होगा हम बताएंगे, पैराग्राफ चेंज न करिएगा। अभी लिखिए आगे इसी में, जब कोई अभियुक्त जब कोई अभियुक्त न्यायालय के सामने, समक्ष लिखिएगा, सामने थोड़ा वीक शब्द है। जब कोई अभियुक्त न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, हाजिर होता है या लाया जाता है, तब न्यायालय यह अनुमान लगाकर चलता है कि तब न्यायालय यह अनुमान लगाकर चलता है कि अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है। अभियुक्त ने अपराध नहीं किया है। इसी लाइन में अभी लिखिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 के अनुसार
101 धारा 101 के अनुसार अभियोजन या परिवादी पर अभियोजन या परिवादी पर अभियोजन या परिवादी पर यह सबूत का भार होता है कि अभियोजन या परिवादी पर यह सबूत का भार होता है कि वह अभियुक्त के दोष को वह अभियुक्त के दोष को युक्ति युक्त संदेह से परे बिना किसी डाउट के युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करे लेकिन लगाकर लिखना है। यदि अभियुक्त अपना मामला सामान्य अपवाद में लाना चाहता है अपना मामला सामान्य अपवाद में लाना चाहता है तब उस बात को साबित करने का भार साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के तहत 105 साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के तहत अभियुक्त पर होगा। पर इसी लाइन में लिखेगा यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि भले ही 1000 अपराधी छूट जाएं, भले ही 1000 अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा न हो, लेकिन किसी निर्दोष को इनोसेंस को सजा न हो। अब पैराग्राफ चेंज करना है यहाँ, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए निर्दोषिता की उपधारणा विगत कुछ वर्षों से मैंने पिछले निर्दोषिता की उपधारणा विगत कुछ वर्षों से शिथिलीकरण की अवस्था में है। शिथिलीकरण इसको शिथिल किया जा रहा है, शिथिलीकरण की अवस्था में है। अतः
अतः कुछ मामलों में, सभी में नहीं, अतः कुछ मामलों में यह उपधारणा करके चला जाता है। कुछ मामलों में यह उपधारणा करके चला जाता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, कि अभियुक्त ने अपराध किया है। इस श्रेणी में अधिकांश मामले, इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में अधिकांश मामले महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित हैं। इस श्रेणी में अधिकांश मामले महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित हैं, जैसे दहेज हत्या, कामा दीजिए, आत्महत्या का दुष्प्रेरण इत्यादि। दहेज हत्या, आत्महत्या का दुष्प्रेरण इत्यादि। फिर पैराग्राफ चेंज करके अब केस लिखना है एक दो। लिखिए आपका प्रभु बनाम इम्परर। पहला केस लिखिए प्रभु वर्सेज इम्परर का 1941 इलाहाबाद हाई कोर्ट, 1941 इलाहाबाद हाई कोर्ट। लिखिए निर्णय लिख सकते हैं, हेडिंग जजमेंट क्या आया या हेल्ड क्या किया गया। हेल्ड कहा जाता है इस केस में क्या निर्णय आया, वहीं दो तीन बातें लिखनी है। लिखिए भाई, इस वाद में यह निर्णय दिया गया कि, इस वाद में यह निर्णय दिया गया कि अपराधिकता कभी भी उपधारित नहीं की जानी चाहिए। अपराधिकता, अपराधिकता कभी भी उपधारित नहीं की जानी चाहिए और अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक कि उसका दोष, जब तक कि उसका दोष न्यायालय में, न्यायालय में युक्त संदेह से परे, माने बिना किसी डाउट के, युक्त संदेह से परे साबित न हो जाए। दूसरा केस लिखिए के एम नानावटी, के एम नानावटी बनाम
महाराष्ट्र राज्य, के एम बिंदु दे दीजिएगा, के बाद एम के बाद, के एम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य, कई बार बताया गया ये केस। AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। इस वाद में यह निर्णय दिया गया कि, इस वाद में जस्टिस का नाम जोड़ना है भाई, एक सेकंड। इस वाद में न्यायमूर्ति सुब्बाराव ने, फिर एक बार देखिए, इस वाद में न्यायाधीश भी लिख सकते हैं, क्या न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति सुब्बाराव ने यह निर्णय दिया कि प्रत्येक अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए, प्रत्येक अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक कि उसका दोष साबित न हो जाए, जब तक कि उसका दोष साबित न हो जाए। ये प्रश्न आपका, ये टिप्पणी में पूछा जाता है। एक दो केस समाहित करिएगा। केम नानावटी का केस लीडिंग केस है, इसमें भी ये कहा गया। दूसरा प्रश्न बनाइए, प्रश्न अगला बनाइए भाई आपका। प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। ये भी कई राज्यों में पूछा गया है। वैकेरियस लाइबिलिटी या प्रतिनिधिक दायित्व, वैकेरियस लाइबिलिटी या प्रतिनिधिक दायित्व या प्रतिनिहित भी कहते हैं, प्रतिनिहित लाइबिलिटी। इसको बता भी गया था कि करे कोई और भरे कोई और। तो बताइए लागू होता है कि नहीं? सामान्यतः आपराधिक मामलों में नहीं लागू होता। किस केस में कहा गया कि लागू नहीं होता? तो पहला केस 1730 वाला रटा मारकर प्री के लिए बजाएगा, आर वर्सेज हिगिंस बताया गया था। कौन सा केस था और कितनी धाराओं में ये सिद्धांत समाहित हैं? 3, 154, 155 और 156। तो पहले सिद्धांत लिखना है, सामान्य नियम, फिर अपवाद, फिर सिविल क्रिमिनल मामला, फिर केस और फिर भारत में। तो इसको भी प्रयास करना है कि 2 पेज से किसी भी हाल में अधिक न जाए। तो पहला क्वेश्चन तो 2 पेज से अधिक नहीं गया है ना, ये भी ध्यान रखना है भाई, नहीं तो उसमें काटा छाटा जाएगा। 1.5 पेज हो जाए ठीक है, लेकिन 1 पेज हो जाए ठीक, लेकिन 2 से अधिक लिखना संभव नहीं है किसी भी हाल में। इतना क्वेश्चन दे रहा है। अब हर एक एग्जाम में ये हो रहा है, जहाँ 6 क्वेश्चन आता था 24 दे रहा है। तो 24 क्वेश्चन को आप लिखेंगे तो क्या लिख पाएंगे? तो उतना ही लिखिए जितना कि आप क्या कर सकते हैं कंपटीशन में। जेएस में भी इस बार 6-10 क्वेश्चन आता था, 24 लिखना था। मैंने खंड वाइज दे दिया था। तो भाई सतर्क रहना, उतना ही लिखिए जितना आप कंपटीशन में लिख सकते हैं। लिखिए भाई, इसको उत्तर लिखिए इसका। लिखिए सामान्यतः कोई भी व्यक्ति, पहले जब भी उत्तर लिखे जनरल रूल है तो उसको लिखा जाता है। लिखिए सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने ही कार्यों के लिए, सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने ही कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है।
दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए नहीं, दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए नहीं, नहीं के बाद कई पै दे दीजिए, नहीं, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत इसका अपवाद है। प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत इसका अपवाद है। जहाँ की कुछ दशाओं में, जहाँ की कुछ दशाओं में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के लिए किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी होता है। यह सिद्धांत आवश्यकता पर आधारित है। इसी लाइन में लिखिएगा, यह सिद्धांत आवश्यकता पर आधारित है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए अब। यह सिद्धांत सिविल मामलों में लागू होता है। यह सिद्धांत सिविल मामलों में लागू होता है, लेकिन दांडिक मामलों में यानी कि क्रिमिनल में, लेकिन दांडिक मामलों में लागू नहीं होता। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम, इस सिद्धांत का प्रतिपादन माने जन्म कहाँ से हुआ, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर बनाम हिगिंस 1730 1730 आर बनाम हिगिंस 1730 सन 1730 के बाद में किया गया, के बाद में किया गया। जिसमें यह निर्णय दिया गया कि, वह निर्णय लिखना 2 लाइन जो आया फाइंडिंग, जिसमें यह निर्णय दिया गया कि यदि कोई कार्य अधीनस्थ अधिकारी द्वारा, यदि कोई कार्य अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किया जाता है, तो प्रधान अधिकारी माने वरिष्ठ, तो प्रधान अधिकारी
उस कार्य के लिए तब तक दंडनीय नहीं होगा। तो प्रधान अधिकारी उस कार्य के लिए तब तक दंडनीय नहीं होगा जब तक कि वह कार्य तब तक दंडनीय नहीं होगा जब तक कि वह कार्य प्रधान अधिकारी के आदेश जब तक कि वह कार्य प्रधान अधिकारी के आदेश या निर्देश या निर्देश या उसकी सम्मति से न किया गया हो, कंसेंट से, या उसकी सम्मति से न किया गया हो, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सामान्यतः आपराधिक मामलों में यह सिद्धांत लागू नहीं होता। सामान्यतः आपराधिक मामलों में यह सिद्धांत लागू नहीं होता, लेकिन इंग्लैंड में इसके 3 निम्नलिखित अपवाद हैं। या फिर एक बार देखिए, लेकिन इंग्लैंड में इसके निम्नलिखित 3 अपवाद हैं। इंग्लैंड में इसके निम्नलिखित 3 अपवाद हैं। अपवाद मतलब कि जहाँ की वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होगी, लागू। अपवाद का मतलब ये हुआ, कहिए तो एक लाइन स्पष्ट लिखवा जा, नहीं तो इतने में ही वैसे इतना ही लिखा जाता है। फर्स्ट लिखिए, अपमान लेख का प्रकाशन, तीनों लिखिए यहाँ। अपमान लेख का प्रकाशन पहला अपवाद हो गया। सेकेंड लिखिए, पब्लिक न्यूसेंस यानी कि लोक उपताप। सेकेंड लिखिए, लोक उपताप। थर्ड लिखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। भारत में अब पैराग्राफ चेंज करिए, भारत में आइए। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 154, कामा दीजिए 155 तथा 156 में इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। 3 धाराएं रटिएगा, 154, 155 और कौन सी धारा है, 156 में इसको मान्यता प्रदान की गई है। अब तीनों जो धाराएं हैं वह 3-3 लाइन में समाहित करना है, पूरा बैरक नहीं लिखना है। बैरक लिख तो 4 पेज हो जाएगा। तो वही आपका जो 3 धाराएं हैं भारत में, जहाँ की वाइकेरियस लायबिलिटी का सिद्धांत दिया गया है, वही तीनों धाराएं आप लिखिए। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, सेक्शन 154 लिखिए, धारा 154 लिखिए, उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी, उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी
माने कब्जाधारी, अधिभोगी, जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, ये हेडिंग थी 154 की, ये क्या थी, हेडिंग थी। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, जब कभी कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, हेडिंग थी धारा की, जब कभी कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा हो, कामा दीजिए, तब जिस भूमि पर ऐसा जब तब जिस भूमि पर ऐसा विधि विरुद्ध जमाव या बलवा किया जाए, विधि विरुद्ध जमाव या बलवा किया जाए, कामा दीजिए, उसका स्वामी या अधिभोगी, माने उसका स्वामी माने उस जमीन का स्वामी, उसका स्वामी या अधिभोगी या उसमें हित रखने वाला व्यक्ति, उसमें मतलब कि आपका जमीन में, या उसमें हित रखने वाला व्यक्ति 1,000 रुपये से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा। 1,000 रुपये से अनधिक, अनधिक का मतलब इससे अधिक नहीं, 1,000 रुपये से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा। अगला लिखिए धारा 155, हेडिंग डालिए 155, उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व। देखिए एक सेकंड भाई, रुक जाइए आपका, फिर एक बार चेंज कर लीजिए। देखिए आपका 155 में हल्का सा गलती हो गई, फिर उसको सुधार कर लीजिए। उस व्यक्ति का दायित्व, एक बार मिलाइए वाक्य तो, उस व्यक्ति का दायित्व, कामा दीजिए, जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। हेडिंग डालिए, उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। लिखे पैराग्राफ चेंज करके 2 लाइन, जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए, जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए या उसकी ओर से बलवा किया जाए, जो भूमि का स्वामी या अधिभोगी हो, जो भूमि का स्वामी या अधिभोगी हो, तब ऐसा व्यक्ति जुर्माने से दंडनीय होगा।
भाई कितना जुर्माना है ये दिया नहीं है, केवल क्या लिखा है, फाइन इस पर लगेगा। अगला लिखिए आपका 156, 3 3 लाइन लिखना है, केवल मेन मेन चीजें। धारा 156 लिखिए। उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व उस स्वामी या उस स्वामी माने मालिक या अधिभोगी यानी कि जो भोग रहा है, कब्जा लिया है और यूज कर रहा है, अधिभोगी माने उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए बलवा किया जाता है। लिखिए कुछ दशाओं में उस भूमि का अभिकर्ता या प्रबंधक ऐसे बलवे के लिए जुर्माने से दंडनीय होगा। कुछ दशाओं में, वाक्य बोलिए तो फिर से एक बार। हाँ, उस भूमि का अभिकर्ता माने भूमि के लिए नियुक्त किया गया अभिकर्ता या प्रबंधक जो जिसको देख रेख के लिए नियुक्त किया जाता है, प्रबंधक प्रबंधक जुर्माने से दंडनीय होगा। शॉर्टकट में लिखिए, बहुत शॉर्टकट में 2 2 लाइन दिखाया जाता है। इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त होगा। अगला लिखिए भाई, आपका जो अगला आपका पूछा गया है, जो महत्वपूर्ण, फ्री लीगल एड। प्रश्न बनाइए, निःशुल्क विधिक सहायता पर टिप्पणी लिखिए। ये भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। फ्री लीगल एड, पूरा वाक्य लिख लीजिएगा। निःशुल्क विधिक सहायता तथा अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा किए जाने का अधिकार। पूरा वाक्य लिखिएगा। निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड तथा अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा किए जाने का अधिकार। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अब टिप्पणी में ही आता है। लिखिए, नैसर्गिक न्याय का यह सिद्धांत है कि नैसर्गिक न्याय माने प्राकृतिक न्याय। लिखिए, नैसर्गिक न्याय का यह सिद्धांत है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त का किसी अपराध के लिए अभियुक्त का फेयर ट्रायल यानी कि रिजु विचारण किया जाना चाहिए। रिजु माने फेयर, स्वच्छ, ना तो लिख लीजिए, रिजु ना समझ में आए तो स्वच्छ विचारण, स्वच्छ भी कहा जाता है, फेयर। इंग्लिश वर्जन भी आजकल लिखा जा रहा है, फेयर ट्रायल भी लिख सकते हैं। स्वच्छ विचारण या रिजु विचारण किया जाना चाहिए, इसी में लिखे।
स्वच्छ विचारण की यह अपेक्षा है कि स्वच्छ विचारण की यह अपेक्षा है कि दूसरे पक्षकार को भी सुना जाए, दूसरे पक्षकार को भी सुना जाए। इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान करते हुए इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) कोष्ठ में 1 लिखिएगा, अनुच्छेद 22 कोष्ठ में 1, यानी कि आपका उप अनुच्छेद 1 सब आर्टिकल कहा जाता है। अनुच्छेद 22 खंड कोष्ठ में लिखिएगा 1 में यह वर्णित किया गया है कि मैंने कहा गया है, यह वर्णित वर्णित किया गया है कि प्रत्येक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को प्रत्येक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा कराने का अधिकार होगा। अपनी प्रतिरक्षा कराने का अधिकार होगा। इस मूल अधिकार को सांविधिक अधिकार के रूप में स्टैट्यूटरी इस मूल अधिकार को संवैधानिक नहीं, आपका संवैधानिक न लिखेगा, इस मूल अधिकार को संविधिक संविधिक कहा जाता है भाई। इसको कहते हैं अधिनियमित या एक्टेड या स्टैट्यूटरी या संविधि भी कहा जाता है। तो संविधिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए सीआरपीसी की धारा 303 में 303 पिछली बार जे में भी पी में आया था। सीआरपीसी की धारा 303 में यह कहा गया है कि फिर वही बात दोहरानी है संविधान वाली। यह कहा गया है कि प्रत्येक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को प्रत्येक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपनी प्रतिरक्षा कराने का अधिकार होगा।
अधिकार होगा। ये आपका जो बताया गया, यह अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा करना है। अब सोमवार को लिखवाया जाएगा आपका। इस एक पॉइंट इसमें बचा है, फ्री लीगल एड वाला। ये जो पॉइंट लिखवाया गया, ये इस पर आधारित है कि अभियुक्त अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपना क्या करा सकता है। 2 पॉइंट याद रखिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद, 22 और सीआरपीसी की कौन सी धारा। ये जो लास्ट लाइन लिखा उसको और शॉर्ट आप कर सकते हैं। ये लिख कर के ऐसा प्रावधान सीआरपीसी की धारा 303 में किया गया है। मैंने 2 लाइन और आप काट सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो पूरा लाइन लिखे। तो सोमवार को आपका लिखवाया भी जाएगा। और एक सिद्धांत आपका भाई बचा है, ज्वाइंट लाइबिलिटी आईपीसी में संयुक्त दायित्व। तो लिख कॉपी भी लेकर आइए और उसके बाद लेक्चर भी दिया जाएगा। तो कॉपी भी लेकर आना है और संयुक्त दायित्व पढ़ कर आइए, थोड़ा कठिन है। ज्वाइंट लाइबिलिटी से 3 क्वेश्चन पिछली बार बने हैं। तो भाई ज्वाइंट लाइबिलिटी सोमवार से शुरू की जाएगी। जब सिद्धांत समाप्त हो जाए तब सेक्शन पर आ जाए, अभी तो परिभाषा ही पढ़ना है। तो भाई आज आपका इतना ही लिखवा है। अब आज आपका क्लास समाप्त होता है और आपका सोमवार को क्लास चलेगा। शाम वाली क्लास आज चलेगी, भले थोड़ा कम चले।